हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर डिटेल में। तो चलो शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? सेल्स को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं दो क्लासेस में, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। किस बेस पे ये डिवीज़न होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, या मोर स्पेसिफिकली बोले तो उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है किसी न्यूक्लियर एनवलप के अंदर बंद नहीं होता। तो ऐसी सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिन सेल्स में न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता या जिनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर एनवलप के अंदर बंद नहीं होता, ऐसी सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हम ट्रू न्यूक्लियस देखते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल साइज में बहुत ही स्मॉल और स्ट्रक्चर में बहुत सिंपल होती हैं। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं। अब अगर दूसरी तरफ बात करें तो इसमें हमें सेल ऑर्गेनेल भी नहीं मिलते। सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं? जैसे हम यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें नहीं मिलता वो होता है साइटोस्केलेटन, जो हमें यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल साइज में स्मॉल है, सिंपल है, इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, इनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म से सेपरेट नहीं रहता, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है। इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल आपको नहीं मिलता, साइटोस्केलेटन भी नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल स्मॉल होती हैं। तो हमने समझा प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल देखने को कहाँ मिलती है? तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं आपके आसपास पाए जाने वाले या चारों तरफ मिलने वाले बैक्टीरिया की सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है कि उसमें सिर्फ एक ही सेल होती है। तो बैक्टीरियल सेल जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। इसके अलावा आर्किया ग्रुप जो होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। अब आर्किया में क्या आता है? आर्किया में भी बैक्टीरिया की तरह ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, लेकिन वो कुछ जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं बैक्टीरिया से। ये तो था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जर्नल सा ओवरव्यू। अब हम इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो कोई भी सेल जो होती है वो बाहरी इन्वायरमेंट से या आउटर इन्वायरमेंट से अपने एक प्रोटेक्टेड कवर के अंदर रहती है। इस कवर को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप अपने घर में रहते हो तो बाहर के इन्वायरमेंट से, हीट से, कोल्ड से बचकर रहते हो। तो इसी तरह जो सेल होती हैं वो भी एक एनवलप के अंदर बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहती है। तो सेल एनवलप जो होता है वो सेल को कवर करे रहता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। अब जैसे हमारे घर में वॉल्स होती हैं प्रोटेक्शन के लिए, उसके अलावा कुछ डोर्स होते हैं जो हमें आने जाने में इधर उधर हेल्प करते हैं। इसी तरह सेल एनवलप में भी पोर्स पाए जाते हैं जो कुछ चीज़ें आने जाने की सेल के अंदर या बाहर होती है उनको अलाउ करते हैं या परमिएबल बनाते हैं उन चीज़ों को सेल से इधर उधर आने जाने में। तो सबसे पहले ये सेल एनवलप ही हमको पढ़ना है, और इसमें भी सेल एनवलप में प्रोकैरियोटिक सेल में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन 3 स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? सेल एनवलप में सबसे बाहर की तरफ प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स भी 2 चीज़ों से बना होता है। किसी बैक्टीरिया में आपको कैप्सूल मिलेगा, कहीं कहीं हमें स्लाइम लेयर मिलेगी। उसके बाद आती है सेल वॉल, और थर्ड लेयर जो होती है जो साइटोप्लाज्म को कवर करती है वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल एनवलप में सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स की होती है, उससे अंदर की तरफ सेल वॉल और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो हम शुरू करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स से। तो ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर वाला सेल एनवलप का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप जो इस डायग्राम में देख रहे हो ये ब्लू कलर की जो लेयर है ये कहलाती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स मिलकर बनी होती है पॉलीसैकेराइड से। पॉलीसैकेराइड्स क्या है? शुगर या कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है।
ये किसी बैक्टीरिया में या किसी प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कैप्सूल की फॉर्म में भी मिल सकती है और ज़्यादातर बैक्टीरियाज में स्लाइम लेयर होती है। तो स्लाइम लेयर जो होती है वो एक म्यूसिलेजिनस सी लेयर होती है। तो म्यूसिलेजिनस सी लेयर का क्या काम हो सकता है कि ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देती है। जब कभी बैक्टीरिया किसी सरफेस पे जाके उसको अटैक करने लगते हैं तो उस होस्ट की सेल से फेगोसाइटोसिस से बचाने के लिए ये स्लाइम लेयर या कैप्सूल बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देते हैं। इसके अलावा डेसिकेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। स्लाइम लेयर इनको आपस में बाइंड करने में भी हेल्प करती है। तो दांतों में या जब आपके टूथ में प्लाक वगैरह हो जाते हैं तो इस प्लाक में जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो आपस में एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। तो ये म्यूसिलेजिनस लेयर इनको बाइंडिंग भी देती है। तो कैप्सूल तो आपको ज़रूरी नहीं कि सभी बैक्टीरिया में देखने को मिले, लेकिन स्लाइम लेयर थोड़ी या ज़्यादा की फॉर्म में सभी बैक्टीरियाज में या प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती है। इनमें एक और ख़ास बात होती है कि ये जितने भी कैप्सूल होते हैं ये बैक्टीरियल स्ट्रेन या प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रेन के हिसाब से भी चेंज होते हैं। या मतलब आप ये समझ लो हर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में एक यूनिक अलग स्ट्रक्चर होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स से अंदर की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट लेयर जो आती है सेल एनवेलप में वो है सेल वॉल। सेल वॉल एक सेमी रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर आप जो ये ब्लू लेयर के नीचे देख रहे हो वाइट कलर की लेयर, ये है सेल वॉल। अब इस सेल वॉल का क्या काम होता है, ये शेप देती है सेल को और प्रिवेंट करती है सेल को बर्स्टिंग से ऑस्मोसिस के थ्रू जब आयंस का पैसेज होता है। ये मिलकर किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन के पॉलीमर से मिलकर बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब प्रोटीन और शुगर के पॉलीमर से बनी होती है, या जिसे हम म्यूरिन भी कहते हैं। अब ये सेल वॉल में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कुछ डिफरेंस होता है। सेल वॉल के स्ट्रक्चर में कुछ अमाइनो एसिड का भी डिफरेंस होता है, और सेल वॉल जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की होती है उसमें एक लेयर लाइपोपॉलीसैकेराइड की अलग से होती है जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आप यहाँ देखो, अगर हम इसको सेल मेम्ब्रेन माने और इससे ऊपर की तरफ चले तो ये जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। जैसा आप यहाँ देख रहे हो ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल, और इसके बीच बीच में आपको टिकोइक एसिड की जो लेयर होती है वो मिलती है इंसर्टेड। अब अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखें तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है ये इतनी थिक नहीं होती जैसा कि हमें ग्राम पॉजिटिव में दिखती है। तो यहाँ पर बहुत पतली सी पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है और उसके ऊपर एक हमें लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर और मिलती है जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये एक डिफरेंस होता है कि ग्राम पॉजिटिव में आपको जो सेल वॉल मिलेगी वो पेप्टाइडोग्लाइकन की एक मोटी लेयर होती है और उसमें टिकोइक एसिड बीच बीच में इंसर्टेड रहते हैं। लेकिन अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो बहुत थिक नहीं होती, एक थिन लेयर होती है, और उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर और पाई जाती है जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड की। अब जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो इसी वजह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमें स्टेनिंग में डिफरेंस दिखता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर को ले लेते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनमें ये लाइपोपॉलीसैकेराइड की एडिशनल लेयर होती है वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर को रिटेन नहीं कर पाते और हमें स्टेनिंग के बाद पिंक कलर के दिखते हैं, जो हम काउंटर स्टेन में सेफ्रिन यूज़ करते हैं। तो इस ग्राम स्टेनिंग को हम एक डिफरेंट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि सेल वॉल जो होती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, उसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड की एक आउटर मेम्ब्रेन एडिशनल होती है और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है बहुत पतली लेयर की फॉर्म में होता है। अब ये पतली लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी बनाती है ग्राम नेगेटिव के केस में, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो भी नहीं पाया जाता। तो पेरिप्लाज्मिक लेयर में पेरिप्लाज्म भरा होता है जो कि अगेन एक फ्लूइड होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में। अब हम नेक्स्ट अंदर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिखाया है उसमें ये दो लेयर दिखाई हैं, जिसमें आपको इसको बोल सकते हो लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर और दूसरी वाली जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है। उसके अंदर की तरफ चलें तो जो अगेन ये वाइट कलर की लेयर है ये
सेल मेम्ब्रेन है। अब हम नेक्स्ट अंदर की तरफ चलेंगे और सेल मेम्ब्रेन को समझेंगे, या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल और उसके एनवायरनमेंट के बीच में एज अ बाउंड्री की तरह एक्ट करता है। जैसे हम अभी गेट के बारे में भी समझ रहे थे कि घर में वॉल होती हैं और बीच बीच में गेट्स होते हैं, तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक उसी गेट की तरह है और इसी वजह से सेल में परमेबिलिटी आती है। तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। तो यहाँ पर ये जो वाइट कलर की आपको लेयर दिख रही है ये है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके क्या क्या फंक्शन है? ये रेगुलेट करती है मूवमेंट और मटेरियल को। जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि गेट की तरह काम करती है, तो कुछ भी आना जाना है सेल के अंदर और बाहर तो ये उसको अलाउ करना है या नहीं करना है, इसका काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। ये क्या करती है? उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन में भी सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है। तो सेल मेम्ब्रेन मीजोसोम्स नाम के ऐसे इनफोल्डिंग्स बनाती है अंदर की तरफ, और वो डीएनए रेप्लिकेशन में, प्रोटीन सीक्रेट करने में, रेस्पिरेशन को कंडक्ट करने में काम करती है जब वो मीजोसोम नाम का स्ट्रक्चर बना लेती है। इसके अलावा फ्लैजिला का जो बेसल पार्ट होता है वो भी इसी सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। तो फ्लैजिला का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को या प्रोकैरियोटिक सेल को मूवमेंट देना। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया में ये फ्लैजिला लगा होता है वो भी इसी सेल मेम्ब्रेन में बेसल बॉडी के थ्रू कनेक्ट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री की तरह एक्ट करती है। जैसे हमारे घर में गेट का फंक्शन होता है, किसको आना है किसको नहीं आना है, उसी तरह यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन एज अ गेट काम करती है कि मूवमेंट को रेगुलेट करना मटेरियल्स का इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये बात हो गई सेल मेम्ब्रेन की। अब अंदर की तरफ चलेंगे और सेल के कंपोनेंट्स जो सेल में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म होगा। पूरे सेल में साइटोप्लाज्म रहता है। ये एक सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है और ये मिलकर बना होता है 80% वाटर और 20% अदर सीक्रेटेड सब्सटेंसेस जो सेल मेम्ब्रेन और अदर सेल कंपोनेंट से सीक्रेट होते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में जितना भी आप ये लाइट ब्राउन कलर का देख रहे हो ये है साइटोप्लाज्म। और ये कैसे क्या काम करता है? इसका काम है केमिकल रिएक्शंस को कंडक्ट करना। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियोइड। जैसा हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए जो होता है वो सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है और सेल के बीचों बीच ये पड़ा रहता है। जब सेल में डिवीज़न होता है बैक्टीरियल सेल में, तो ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जाके अटैच हो जाता है ये मीजोसोम्स नाम की जो इनफोल्डिंग होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। नेक्स्ट हम मीजोसोम्स को देखते हैं। तो मीजोसोम्स क्या है? सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। तो सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं अंदर की तरफ इस तरह से कुछ कुछ फोल्डिंग्स बना लेती है और ये क्या काम करती है फोल्डिंग्स? ये रेस्पिरेशन को कंडक्ट करती है, क्योंकि लिविंग बीइंग है तो रेस्पिरेशन होगा। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है जो यूकैरियोट्स में होते हैं, तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन का काम है वो इन्हीं इनफोल्डिंग्स में होता है जो कि मीजोसोम्स कहलाते हैं। ये सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल भी करती है, जो बाहर की तरफ सेल वॉल है उसका सिंथेसिस करना, डीएनए के रेप्लिकेशन का, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इन इनफोल्डिंग्स पर आकर सेल डिवीज़न के टाइम पर ये डीएनए अटैच हो जाता है और फिर सेल डिवाइड कर जाती है। इससे सरफेस एरिया भी बढ़ता है सेल मेम्ब्रेन का, जिससे अगेन जो केमिकल रिएक्शन है उनको कंडक्ट होने के लिए स्पेस मिलती है। तो ये हो गए मीजोसोम्स और न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियर रीजन। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला वो है राइबोसोम। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और इसी तरह फ्रीली पड़े रहते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? ये आरएनए और प्रोटीन से। तो प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरियल सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं, मतलब इनका स्वेटबर्ग कोएफिशिएंट जो होता है वो 70 होता है। इसको हम सेडिमेंटेशन रेट भी कह सकते हैं। तो राइबोसोम क्या काम करते हैं यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में? तो बैक्टीरियल सेल में होने वाली कई केमिकल रिएक्शन यही राइबोसोम में कंडक्ट होती हैं। तो ये जो आप छोटे छोटे ब्लू कलर के देख रहे हो यही है राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है प्लाज्मिड। तो यहाँ पर जो आप ये रेड कलर का सर्कुलर शेप देख रहे हो ये होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का क्या काम है? प्लाज्मिड है एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर डीएनए। तो प्लाज्मिड
सभी बैक्टीरियल सेल्स में नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हर प्रोकैरियोटिक सेल या हर बैक्टीरियल सेल के पास ये प्लाज्मिड हो। अब प्लाज्मिड 3 तरह के होते हैं, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड्स और कोल प्लाज्मिड। तो एफ प्लाज्मिड को हम फर्टिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। दूसरे होते हैं आर प्लाज्मिड। अगर ये किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं तो एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये उसको रेजिस्टेंस देते हैं। तो जैसे अगर पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस किसी बैक्टीरिया में है तो हो सकता है कि उसके पास ये आर प्लाज्मिड हो, जो कि उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस देता है इस बैक्टीरिया को। नेक्स्ट होते हैं कोल प्लाज्मिड्स, जिसमें प्रोटीन बनता है कॉलिसेंस। तो ये कॉलिसेंस इन बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस से बचाते हैं। तो अगर किसी बैक्टीरियल सेल में ये प्लाज्मिड होते हैं तो इसे हम पॉजिटिव स्ट्रेन कहते हैं, और अगर नहीं होते तो उसको हम बैक्टीरियल स्ट्रेन को नेगेटिव स्ट्रेन कहते हैं। तो अब हम इन एफ प्लाज्मिड को, जिन्हें हम फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरियाज में, उसमें ये रोल प्ले करते हैं। तो अगर बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, तो उसको हम एफ पॉजिटिव स्ट्रेन कहते हैं, और अगर नहीं प्रेजेंट होता तो एफ नेगेटिव स्ट्रेन कहलाते हैं। इसी तरह इसका दूसरा नाम डोनर स्ट्रेन भी है अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, या फिर इसको मेल स्ट्रेन भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर नहीं प्रेजेंट है तो इसको रेसिपिएंट स्ट्रेन और फीमेल स्ट्रेन कहते हैं। अब इसका क्या काम होता है एफ प्लाज्मिड का या फर्टिलिटी प्लाज्मिड का? तो ये जो एफ प्लाज्मिड अगर बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है तो इस बैक्टीरिया में एक तरह के पाइलाई बनते हैं, जिन्हें हम सेक्स पाइलाई कहते हैं। ये सेक्स पाइलाई क्या काम करते हैं? ये दूसरे बैक्टीरियल सेल को जिसमें ये प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता, कॉन्जुगेशन के टाइम पर अपने आप से अटैच कर लेते हैं, और फिर इसके थ्रू बैक्टीरियल डीएनए का ट्रांसफ़र होता है पॉजिटिव स्ट्रेन से नेगेटिव स्ट्रेन की तरफ। तो ये कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह काम करता है। तो ये सेक्स पाइलाई जो होते हैं ये उसी स्ट्रेन में बनते हैं जिसमें ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। दूसरे बैक्टीरियल सेल जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होता, उसमें ये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन से। तो ये सेक्स पाइलाई जो होते हैं ये हॉलो होते हैं, और इनसे कॉन्जुगेशन के टाइम पर प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र होता है पॉजिटिव से नेगेटिव स्ट्रेन में। तो ये हो गया एफ प्लाज्मिड और टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूजन बॉडीज़ भी होती हैं, और उनको हम ग्रेन्यूल्स और वैक्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनमें ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, और वो बैक्टीरियल सेल को एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। और जो वैक्यूल्स होती हैं वो कुछ एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में इनमें गैस फिल्ड रहती है, और बैक्टीरियाज को, क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं, तो फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। तो ये थे इंक्लूजन बॉडीज़। यहाँ पर हमने साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सारे कंपोनेंट्स डिस्कस कर लिए। अब हम सबसे बाहर की तरफ ये जो फ्लैजिला पाया जाता है इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या काम होता है। तो हम बाहर की तरफ सबसे आए तो बैक्टीरिया की सरफेस पे, या आप कह सकते हो जो सेल एनवेलप होता है उस पे ये फ्लैजिला पाए जाते हैं। इन फ्लैजिला का क्या काम होता है? ये बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट देते हैं। तो बैक्टीरिया सेल जब मूव करते हैं तो इन फ्लैजिला की हेल्प से ही मूव कर पाते हैं। ये बने किससे होते हैं? फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल में कुछ पाइलाई भी पाए जाते हैं। तो ये पाइलाई ऑप्शनल है, किसी बैक्टीरिया में होते हैं, किसी में नहीं भी होते। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये पाइलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो अभी हमने जो डिस्कस किया प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड या कॉन्जुगेशन प्लाज्मिड, वो सभी बैक्टीरियल सेल में नहीं होता। तो अगर ये कॉन्जुगेशन और एफ प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में होता है तो इसे हम पाइलाई कहते हैं, सेक्स पाइलाई या कॉन्जुगेशन पाइलाई। और इसका क्या काम होता है? जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इससे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। उसके अलावा एक और तरह के पाइलाई बैक्टीरियल सेल पे पाए जा सकते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है सभी बैक्टीरियल सेल में हो, जिसे हम फिम्ब्री या अटैचमेंट पाइलाई कहते हैं। अब इनका क्या काम होता है? ये अटैच करने में किसी भी बैक्टीरिया को सरफेस पे हेल्प करते हैं। तो 3 तरह के ये हेयर्स या फ्लैजिला बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। एक होते हैं फ्लैजिला जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं और ये बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट देते हैं। दूसरे होते हैं पाइलाई जो कि तब पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल में जब वहाँ पर
ये एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। इनका क्या काम होता है? जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करना। तीसरे होते हैं फिम्ब्री और अटैचमेंट पाइलाई। ये क्या करते हैं? ये एबिलिटी देते हैं बैक्टीरियल सेल को या प्रोकैरियोटिक सेल को सरफेस पे अटैच होने की या एक दूसरे से स्टिक होने की भी। तो ये हो गए फ्लैजिला और पाइलाई। यहाँ पर एक पिक्चर में मैंने शो किया है कि ये किस तरह से इससे अटैचमेंट पाइलाई से अटैच होकर बैक्टीरियल सेल आपस में चिपकी रहती हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर जो बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा प्रेजेंट होते हैं वो आपको हर स्ट्रेन में मिलेंगे, जबकि कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं वो किसी स्ट्रेन में या किसी प्रोकैरियोटिक सेल में ही देखने को मिलते हैं। तो इधर जो राइट साइड की तरफ है वो ऑलवेज प्रेजेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि हमेशा आपको दिखाई देंगे, जबकि लेफ़्ट साइड की तरफ जो मैंने लिखे हैं वो कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं। तो राइट साइड में अगर बात करें तो सेल वॉल सभी में मिलती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन भी हमें हर प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती है। मीजोसोम्स भी ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सभी जगह बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। उसके अलावा डीएनए है और राइबोसोम है। तो ये वो स्ट्रक्चर हैं जो हर बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में आपको दिखाई देंगे। अब लेफ़्ट की तरफ आए तो फ्लैजिलम है जो हमें कहीं कहीं स्ट्रेन्स में देखने को मिलता है। कैप्सूल है जो हर बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता। उसके अलावा कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं जो सिर्फ फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं या जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनमें पाई जाती हैं। और इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज में भी हम कुछ इनफोल्डिंग्स देखते हैं। प्लाज्मिड भी हर बैक्टीरियल स्ट्रेन या प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते। उसके अलावा हमने जो सेक्स पाइलाई और अटैचमेंट पाइलाई देखे थे वो भी सभी बैक्टीरियल सेल्स में नहीं होते। तो ये कंपैरिजन है, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरियाज में कुछ स्ट्रक्चर हमेशा होते हैं और कुछ हमेशा नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने सेल एनवेलप की बात की थी जिसमें 3 लेयर्स थी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने न्यूक्लियोइड देखा जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से कवर नहीं होता। फिर हमने साइटोप्लाज्म की बात की जो प्रेजेंट होता है, ये ब्राउन कलर का जो हमने डिस्कस किया था जो कि 80% वाटर और 20% सीक्रेटेड सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमने मीजोसोम्स देखे जो कि रेस्पिरेशन को कंडक्ट करते हैं, सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं और सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं। हमने देखे थे प्लाज्मिड जो 3 तरह के होते हैं, एफ प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड और आर प्लाज्मिड। उसके बाद हमने फ्लैजिला डिस्कस किए जो 2 तरह के होते हैं, एक फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं जो कि बेसल बॉडी में सेल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, और दूसरे हमने सेक्स पाइलाई, कॉन्जुगेशन पाइलाई देखे थे, और थर्ड वन जो हमने डिस्कस किए थे वो अटैचमेंट या फिम्ब्री थे जो कि अटैचमेंट किसी सरफेस पे बैक्टीरिया का पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पर हमने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको अच्छे से प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर समझ में आया तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि हमने 3 प्लाज्मिड पढ़े थे जो बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, उनमें से कौन से प्लाज्मिड बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से प्रोकैरियोटिक सेल समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।